हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ओवर मसल्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो पाए। तो बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट प्रेजेंट इन द थाई मसल। ओके, तो थाई की जो मसल्स हैं उनके बारे में कंप्लीट जो थाई की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि क्वाड्रिसेप या हमारे हैमस्ट्रिंग की बात हो रही है। ओके, तो उसमें कौन सी जो मसल्स हैं हमारे थाई मसल के अंदर आती हैं। तो सबसे पहला हमारा पाल्मरेस लॉन्गस, ओके, देन रेक्टस फीमरिस, इलियोप्सिस एंड एडक्टर लॉन्गस। ओके, तो इसमें जो पाल्मरेस लॉन्गस दे रखी है ये कौन सी हमारी फोर आर्म की मसल है। ओके, बाकी जो तीन है हमारी किसके हैं, थाई मसल है। ओके, सो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, थाई मसल्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं तो इनको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो थाई मसल जो है वो कौन सी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हिप और नी के जॉइंट में जो मूवमेंट हो रही है उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मसल्स होती हैं उन्हें थाई की मसल जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है। इनको तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। ओके, सबसे पहले हमारा होता है फ्रंट ऑफ द थाई जिसको एंटीरियर कंपार्टमेंट बोलते हैं। इसमें इसका मेन फंक्शन है एक्सटेंशन ऑफ द नी। एंड इसमें कौन कौन सी मसल आती हैं, रेक्टस फीमरस हमारी, वास्टस लेटरलिस एंड वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस इंटरमीडियस। अगर इन चार मसलों की बात करें तो ये कौन किसका पार्ट है, हमारे क्वाड्रिसेप ग्रुप का। और सार्टोरियस एंड इलियोप्सोस जो है हमारी, ये भी फ्रंट ऑफ द थाई मसल में ही आती है। ओके, देन जो दूसरा हमारा कंपार्टमेंट होने वाला है इसमें मीडियल का कंपार्टमेंट जिसको इनर थाई भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन है एडक्शन और अबडक्शन मूवमेंट में। ओके, इन दोनों मूवमेंट में ये वाली मसलें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसमें कौन कौन सी मसल आएंगे हमारी, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस एंड ग्रेसिलियस एंड पेक्टिनियस। ओके, देन लास्ट हमारा जो है इसमें थर्ड कंपार्टमेंट वो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ये कौन सा, बैक ऑफ द थाई मींस हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल। ओके, अब हैमस्ट्रिंग में हमें पता है कौन कितनी मसल होती हैं, तीन, बाइसेप फीमरस, सेमी टेंडिनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस। ओके, सो ये हमारी टोटल जो लेग मसल है ये होने वाली हैं। इनको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। और जो हमने पाल्मरेस लॉन्गस की बात की थी ये कौन सी है, हमारी फोर आर्म की मसल है, ना कि थाई की। ओके, इसका काम क्या है, ये रिस्ट को फ्लेक्स करने में हेल्प करती है। एक बार थाई मसल को डायग्राम के हेल्प से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये जो है, ये वाली जो मसल है ये कौन सी है, टेंसर फेसियल आर्टे। ये साइड में दिख रही है आपको। ये तीनों व्यू मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे आप बैक व्यू देख सकते हो। ओके, ये हमारा साइड व्यू हो गया एंड ये फ्रंट। ओके, तो ये सबसे पहले हमारी टेंसर फेसियल आर्ट है। देन इसके साइड में हमारी पेक्टिनस होने वाली है ये। ओके, देन एडक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलियस एंड सार्टोरियस। ये कहाँ पे पढ़ी थी हमने, इंटीरियर पार्ट में। तो देखो ये इंटीरियर पार्ट में है ये सारी। सार्टोरियस जो है हमारी फ्रंट वाले में आएगी यहाँ पे। ओके, देन वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस, रेक्टस फीमरिस। देन अगर हम काफ मसल की बात करें, गैस्ट्रोसिनेमियस एंड सोलियस हमारे यहाँ पे होने वाली है। और अगर हम बैक की बात करें तो यहाँ पे ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड जो हमारी इलियोटिबियल ट्रैक होने वाला है यहाँ पे, बाइसेप फीमरस, सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस। ओके, सो ये सारी मसल्स को हम तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड करके बात कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डायग्राम में दिखाया हुआ है, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट होने वाला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कैफीन। ओके, सो कैफीन के बारे में पूछा है। ये क्या है, अर्गोजेनिक एड्स में हम कैफीन का यूज करते हैं। अब अर्गोजेनिक एड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या परफॉर्मेंस को एनहांस करने के इंटेंट के लिए जो एथलीट जिनका यूज करते हैं, ओके, बाहर से यूज करते हैं जिनका। तो कैफीन के बारे में क्या क्या चीजें दे रखी है, कैफीन स्टिमुलेट द अर्गोजेनिक इफेक्ट ऑफ क्रेटीन। तो यहाँ पे कह रहा है क्रेटीन का जो अर्गोजेनिक इफेक्ट है उसको स्टिमुलेट करता है कैफीन। अब हम बात करें पहला ही ऑप्शन, यहाँ पे देखो कैसे इनकरेक्ट हो जाए। कैफीन का जो है बिल्कुल डिफरेंट रोल है, क्रेटीन का बिल्कुल डिफरेंट रोल है। तो ये उसका जो अर्गोजेनिक इफेक्ट है उसको तो बिल्कुल भी स्टिमुलेट नहीं करने वाला है। तो ये यहाँ पे जो है हमारा पहले ही आंसर हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कैफीन बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ कंपाउंड नोन एज मिथाइलेक्सेथाइंस। ओके, तो ये यहाँ पे बिल्कुल इसका सही नाम है। अगर हम केमिकल नाम की बात करें इसके, देन इट स्टिमुलेट एडिपोज टिश्यूज, रिलीज फ्री फैटी एसिड। तो ये भी बिल्कुल सही होने वाला है। इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। कैफीन जो है ग्लाइकोजन स्पेयरिंग इफेक्ट की तरह भी काम करता है। ओके, सो हमारा आंसर जो है इसका फर्स्ट होने वाला है। देन बात करें इसका डिटेल में, तो कैफीन क्या है, बहुत ज़्यादा जो है यूज़ कर, जो स्पोर्ट्स में यूज़ करने वाला ना अर्गोजेनिक एड है। अर्गोजेनिक एड की मैंने आपको बताई क्या होते हैं ये, जहाँ पे लिखा है परफॉर्मेंस एनहांसर्स होते हैं। ओके,
ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कैफीन हमारा। कैफीन क्यों लेते हैं, है ना, बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए और ज्यादा। तो ये करता है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ओके, और क्या करेगा, बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को बढ़ा देगा और फैट का यूटिलाइजेशन जो है इंप्रूव कर देगा। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले, जैसे इसमें दिया, कैफीन जो है स्टिमुलेट करता है क्रेटीन के इफेक्ट को। देखो कैफीन बिल्कुल ही मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इंटरफेयर करता है, जो क्रेटीन का जो इफेक्ट है उसको इंटरफेयर करता है। क्रेटीन जब हम दोनों को साथ में लेते हो तो इससे क्या होता है, कैफीन जो है रिड्यूस कर देता है क्रेटीन की एबिलिटी को। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। अगर हम कैफीन और क्रेटीन को साथ में लेते हैं तो जो कैफीन है क्रेटीन की एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। ओके, कैफीन क्या करता है, इंक्रीज करता है मसल की टेंशन को, वेल क्रेटीन क्या करता है, रिलैक्सेशन को प्रमोट करते हैं। तो आप देख रहे हो बिल्कुल दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इसको स्टिमुलेट तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा यहाँ पे। देन कैफीन बिलोंग्स टू ग्रुप कंपाउंड नोन एज मिथाइल मिथाइलेक्सेथाइंस। ओके, सो ये केमिकल नाम है इसका जो बिल्कुल सही होने वाला है। देन इट स्टिमुलेट एडिपोज टिश्यू टू रिलीज फ्री फैटी एसिड। तो कैफीन क्या करता है, जो फैट जो स्टोर्ड है उसका ब्रेक डाउन जो है स्टार्ट कर देता है। हमने बात की है मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्टार्ट कर देता है। ओके, सो इससे क्या होता है, जो फ्री फैटी एसिड है उनका रिलीज जो है ब्लड स्ट्रीम में स्टार्ट होने लगता है और एनर्जी बॉडी को मिलती रहती है। देन कैफीन ग्लाइकोजन स्पेयरिंग इफेक्ट की तरह वर्क करता है। ग्लाइकोजन स्पेयरिंग मीन्स इसको बचाता है। ओके, मीन्स ग्लाइकोजन को यूज होने से बचाता है। कैसे बचाता है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो जो है फ्री फैटी एसिड्स का जो है ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देता है, तो उससे क्या होता है, फ्री फैटी एसिड ज़्यादा यूज होते हैं और जो है ग्लाइकोजन हमारा जो है बचा रहता है। ओके, सो ये सारी बातें होने वाली हैं इसकी। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन्स फूड की जो है एबिलिटी बोल सकते हैं किसी भी फूड की, या क्वालिटी बोल सकते हैं। ओके, क्या क्वालिटी है, एबिलिटी है कि वो ब्लड का जो शुगर लेवल हो कितनी रैपिडली बढ़ाता है, ब्लड का शुगर लेवल। ओके, कितनी रैपिडली बढ़ाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड। जिसका जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है मींस वो फूड जो है उतनी ही जल्दी, जैसे हम इंटेक कर रहे हैं तो फूड का जो है शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है एकदम से। तो इनमें से वही पूछा कौन सा फूड होगा, स्वीट पोटैटो, बनाना, कॉर्न, एप्पल। तो यहाँ पे जो स्वीट पोटैटो जो है इसका सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ओके, मीन्स ये बहुत जल्दी जो है ब्लड का जो है शुगर लेवल को बढ़ा देता है। ओके, देख लेते हैं इनकी कुछ रेंजेस होती हैं, स्केल है, उससे हम इन्हें डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा जो फूड कितने कौन से ग्रुप में आएगा। ओके, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हम बात कर चुके हैं। हाउ क्विकली जो है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड जो है रेज करते हैं ब्लड का ग्लूकोज लेवल। ओके, सो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कुछ फूड जो होते हैं, कुछ होते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। ओके, कुछ जो फूड जो होते हैं जो एबव 70 होंगे वो हाई में आ जाएंगे। देन मीडियम वाले 56 टू 69 और लो वाले 55 से बिलो। ओके, वो मीडियम में आ जाएंगे, वो लो में आ जाएंगे हमारे। देन इसका पूरा चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं एक बार। जैसे अगर स्वीट पोटैटो की बात करें हम तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कितना है, वैल्यू 70 टू 80, और हमने बात की थी 70 से ऊपर वाले किस में आएंगे, हाई में, तो इसीलिए हाई में हो जाएगा हमारा। देन बनाना 50 टू 60, ये मीडियम में हो जाएगा हमारा। कॉर्न जो है 50 टू 55 होती है इसकी रेंज, तो ये लो टू मीडियम में आ जाएगा। देन अगर हम एप्पल की बात करें तो इसका सबसे कम होगा 35 टू 40, और ये किस में आएगा, लो वाले में। ओके, यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो कौन कौन से फूड जो है कौन से ग्रुप में आते हैं। तो ये पहले हमारा हो गया लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, जिसमें एप्पल, व्हीट सीरियल, सोयाबीन, कैश्यू, ग्रेप्स, हनी एंड ब्राउन राइस। देन मीडियम में हमारी शुगर, रेजिंग्स, चीज, पिज्जा, ओके, पाइनएप्पल एंड व्हीट थिंस। देन अगर हम हाई की बात करें तो इसमें कॉर्न चिप्स आ जाएंगे जिनका 72 है। देन गेटरॉयड आ जाएंगी 78, पंपकिन आ जाएगा जिसका 75 है। तो ऐसे करके हम व्हाइट राइस वगैरह ये सारी चीजें आप देख सकते हो इसमें चार्ट में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, साउंड वेव बाय विच मींस, किस तरीके से एक मतलब कौन सी चीज जो एक मेन कंपोनेंट काम करता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है साउंड वेव्स में, किसमें, अल्ट्रासाउंड थेरेपी में। ओके, सो तो इसमें हमारा आंसर तो आपने देख लिया होगा, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ओके, सो पीजो इलेक्ट्रिक जो हमारा क्रिस्टल है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कन्वर्ट करता है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव्स में, जिसकी हेल्प से क्या है बॉडी को हम रिहेबिलिटेशन में भी इसका यूज करते हैं या फिर रिकवरी के लिए भी यूज करते हैं। ओके,
सो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी क्या होती है, जिसमें बॉडी के डीप हीटिंग मॉडलिटीज को यूज किया जाता है, मतलब कि जो अंदर तक पेनिट्रेशन पहुंचाया जाता है अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू। ओके, किस लिए यूज किया जाता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में, मसल पिन में या इन्फ्लामेशन में। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितनी होती है टिपिकली, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 to 3 मेगा हर्ट्ज। ओके, यहाँ पे MHz का मतलब क्या है, मेगा हर्ट्ज। और ये क्या है, अब ये इतनी ज्यादा होती है कि पेनिट्रेट करती है अंदर तक। ओके, डीप टिश्यूज तक जाके पेनिट्रेट करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से जाके ये वो करेगी, अंदर तक जाएगी पूरा। देन ये वर्क कैसे करती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जो कन्वर्ट होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले अल्ट्रासाउंड मशीन से कहाँ जाएगी, जो ट्रांसड्यूसर का हेड है। ओके, उसके हेड में जाएगी। और हेड में ही क्या लगा हुआ है हमारा, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जो मेन कंपोनेंट है हमारा। ओके ओके, देन ये क्रिस्टल क्या करेगा, ये वाइब्रेट होगा बहुत तेजी से। जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होगी ना, तो ये रैपिडली जो है क्या होगा, वाइब्रेट होगा जो हमारा क्रिस्टल है। अब इसी फिनोमेना को क्या बोल रहे हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की वजह से। अब ये वाइब्रेशन जो है, ये क्या करेगा, जनरेट करेगा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। ओके, ये वाइब्रेशन जनरेट करेगा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। और ये किस चीज में, ये साउंड वेव जो है टिश्यूज में ओके, या जो भी हमारे जहाँ पे भी डैमेज है वहाँ पे पास होंगी, और उसके हीलिंग में, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में वहाँ पे, ओके, पेन को रिड्यूस करने में जो है हेल्प करेंगी। और मतलब तेजी से जो है वहाँ पे जो वर्क होने लगेगा, इम्प्रूव जो है, जो हमारी रिकवरी जो है और फास्ट हो जाएगी इसकी वजह से। ओके, तो नेक्स्ट हमारा दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें मायोग्लोबिन के बारे में। मायोग्लोबिन इज ए आयरन प्रोटीन कंपाउंड फाउंड इन स्केलेटन एंड कार्डियक मसल। ओके, देन मायोग्लोबिन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन टू माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने मायोग्लोबिन के बारे में पता है आपको, तो मायोग्लोबिन जो है कहाँ पे, जो मायोग्लोबिन पिगमेंट है हमारा कहाँ मिलता है, मसल्स में मिलता है। तो चाहे वो स्केलेटल मसल हो हमारी, चाहे कार्डियक मसल हो, इन दोनों ही जगह पे जो है हमारा मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ओके, सो मायोग्लोबिन का बेसिकली फंक्शन ही यही है कि ऑक्सीजन को जो है माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना। ओके, तो इसलिए यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है हमारे करेक्ट हो जाएंगे। सो मायोग्लोबिन क्या है, एक बहुत ही वाइटल जो है हम बोल सकते हैं एक पिगमेंट है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। ओके, इसकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को पकड़ के रखने की। ओके, सो ये फाउंड कहाँ पे होता है, स्केलेटल कार्डियक मसल्स में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंड ये क्या है, किस चीज में रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है पहले तो, और जब जरूरत होती है, जब मसल की उस जगह पे कहीं पे भी मस्कुलर एक्टिविटी हो रही होती है, वहां पे क्या है, इसको डिलीवर करता है। ओके, सो दो मेन रोल है, एक तो सबसे पहले स्टोर कर रहा है, देन उसको डिलीवर कर रहा है जब जरूरत पड़ रही है उसकी। ओके, सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी ये आपको समझ में आ गई होगी, मैं बता चुका हूँ, स्केलेटल और कार्डियक मसल में ये मिलता है। अब कुछ और चीजें समझ लेते हैं। मायोग्लोबिन क्या है, जिसमें हीम कंटेनिंग प्रोटीन होता है। हीम मीन्स, हीम किस लिए यूज होता है, आयरन के लिए, आयरन बेस जिसका होता है। तो मायोग्लोबिन या हम हीमोग्लोबिन की बात करें, दोनों में ही हीम ग्रुप होता है। लेकिन हम बात करेंगे आगे भी कि हीम मायोग्लोबिन में कितने हीम होते हैं, हीम ग्रुप होते हैं, और हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं। देन ये जो स्केलेटल मसल हार्ट मसल में पाया जाता है, और ये ही जो है मसल को रेड कलर जो है प्रोवाइड करता है। ओके, इसका ही फंक्शन जो है सिमिलर हीमोग्लोबिन की तरह होता है, बस इसकी लोकेशन दूसरी होती है, बस इतना डिफरेंस है इनमें। ओके, जो हीमोग्लोबिन है जो हमारा ब्लड में कैरी करके रखता है ऑक्सीजन को, एंड ये जो है मसल में। तो स्टेटमेंट 2 है हमारा, जो मायोग्लोबिन ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, सो मायोग्लोबिन स्टोर करता है ऑक्सीजन को, टेम्परेरी रिलीज करता है जब हम एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे जो मस्कुलर एक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो ये सेल मेम्ब्रेन से कहाँ पे जो है इसको ट्रांसफर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है हमें। ओके, सो ये काम कौन करता है, हमारा मायोग्लोबिन। तो ये इसीलिए दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट होने वाले हैं। मायोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा पीछे जाके फिर से देख लो। ओके, सो जो हमने हीम ग्रुप की बात की थी, अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें तो ये एक सब यूनिट है और हीमोग्लोबिन 4 है। यहाँ पे मायोग्लोबिन में भी हीम ग्रुप होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप है। बस डिफरेंस ये है, मायोग्लोबिन में एक ही हीम ग्रुप होता है, और हीमोग्लोबिन बात करें तो 4 हीम ग्रुप होते हैं हमारे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गेम्स एंड स्पोर्ट्स से हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट बैडमिंटन। ओके, सो बैडमिंटन के बारे में पूछा है। बैडमिंटन में मिक्स डबल इवेंट होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, सिंगल्स का होता है और मिक्स डबल भी होता है। ओके, सो ये तो यहाँ पे सही हो जाएगा। देन बैडमिंटन में डबल्स की जो है डायमेंशन दे रखी है 5.18 और 6.110। ओके, सो यहाँ पे आपको अगर पता है बैडमिंटन के कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत ही, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे जो है गलत दे रखी है, जो इसकी डायमेंशन जो दे रखी है। और दूसरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नेट की जो हाइट है वो भी गलत दे रखी है। रैकेट का लेंथ जो है वो
सही दे रखी है, इसकी जो रेंज होती है इतनी होती है 680 mm के आसपास। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे करेक्ट ऑप्शन होने वाले कौन से होने वाले, ऑप्शन नंबर 1 और 4। सो बैडमिंटन में जो इवेंट की बात की है, कौन कौन से इवेंट होते हैं, मेंस का सिंगल इवेंट होता है, वुमेन्स का सिंगल्स होता है, मेंस का डबल, वुमेन्स का डबल और मिक्स डबल होता है हमारा। ओके, देन अगर डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे जो 5.18 मीटर एंड 6.110 दे रखी है। तो डबल्स की अगर बात करें जो लेंथ होती है कोर्ट की 13.40 मीटर और जो ब्रेथ की बात करें 6.10 मीटर। अगर 5.18 जो है वो सिंगल्स में होती है, जो कोर्ट की चौड़ाई है वो सिंगल्स में होती है, ना कि डबल्स में। ओके, देन नेट की हाइट की बात करें तो अगर हम एज मतलब कॉर्नर पे बात करें, कॉर्नर पे जो 1.55 मीटर होती है, अगर हम सेंटर में बात करें तो 5 फीट यानी कि 1.5 to 4 मीटर इसकी नेट की हाइट होती है हमारी। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अलग अलग भी पूछ लेता है, एज पे कितनी है और सेंटर पे कितनी है हमारी हाइट नेट की। देन लास्ट में जो BWF के रेगुलेशंस के हिसाब से जो जो हमारा रैकेट है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 680 mm, और जो ब्रेथ है वो कितनी होनी चाहिए, 230 mm। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप बैडमिंटन कोर्ट, अगर सिंगल्स के लिए बात करें तो 5.18 जो है इसकी चौड़ाई है, अगर डबल्स की बात करें तो 6.1 मीटर। जो लेंथ जो है दोनों के लिए सेम होती है 13.14। और ये आप देख सकते हो इसमें, अगर हम लॉबी की बात करें यहाँ पे तो ये जो लॉबी देख रहे हो आप पीछे वाली, ये 0.76 मीटर्स की होती है। अगर हम वहीं पे इसकी बात करें साइड लॉबी की तो ये 0.46 मीटर्स की होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड। तो बैडमिंटन जो है पहली बार जो है कब आया, 1850 में इसकी जो है खोज हुई, कब कहाँ पे, महाराष्ट्र में, जो कि इंडिया इंडिया में ही हुई थी इसकी। ओके, और इसको पहले किस नाम से जानते थे, पूना। ओके, अगर हम बात करें ओलंपिक्स में कब आया ये गेम, तो 1992 में ओलंपिक्स में। ओके, वहीं अगर कॉमनवेल्थ की गेम्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में कब आया, 1996 में। ओके, एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में 1962 में आया। ओके, अगर कुछ फेडरेशंस की इसकी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की जो वर्ल्ड फेडरेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, BWF, मींस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, कब आई, 5 जुलाई 1934। ओके, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, कुआलालंपुर, मलेशिया। और बैडमिंटन से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये सारी चीजें पता ही होनी चाहिए एकदम। ओके, अब इसमें दो चीजें, दो वर्ल्ड कप होते हैं, मेंस वाले वर्ल्ड कप को बोलते हैं थॉमस कप। ओके, ये कब आया था हमारा, 1948 और 49, इसके बीच में अराउंड, दोनों ईयर्स को देता है वैसे तो। अगर हम वुमेन्स के लिए बात करें तो होता है उबर कप, ये कब आया, 1956-57 में। ओके, और एक चीज और रह गई इसमें, जो इंडियन फेडरेशन की हम बात करें तो जिसको क्या बोलते हैं, BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कब आई ये भी कब आई, 1934 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होने वाले बैडमिंटन से रिलेटेड, तो आपको ये बिल्कुल चीजें सारी पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में एक एक नंबर में कई बार पूछ लेता है। और बैडमिंटन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे स्पोर्ट्स होने वाला है, इसके बारे में तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए एकदम। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जो डेफिनेशन दी है हेल्थ के बारे में, और पूछा गया है कि WHO ने डेफिनेशन कब दी। हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो ये कब दी थी, 1948 में। ओके, WHO ने। देन अगर हम बात करें कुछ बास्केटबॉल के वायलेशंस के बारे में पूछा है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता है तो आप इसको बता सकते हो, तो कौन सा इसमें वायलेशन नहीं है। ओके, सबसे पहले बैक कोर्ट, देन प्लेयर आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बॉल आउट ऑफ बाउंड, देन ड्रिबलिंग एंड चार्जिंग। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको इतना तो पता ही होगा इसमें कि ड्रिबलिंग जो है कोई भी वायलेशन नहीं है बास्केटबॉल में। ड्रिबलिंग तो एक स्किल है इसकी, ओके, जो प्लेयर्स यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे ये तो वायलेशन होगा ही नहीं, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक बार देख लेते हैं बैक कोर्ट वायलेशन क्यों है। बैक कोर्ट क्या होता है, जब बॉल को इलीगली पीछे की तरफ थ्रो किया जाता है, मींस जब प्लेयर हाफ कोर्ट
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्लेयर जो है हाफ कोर्ट कंप्लीट करने के बाद दोबारा से पीछे बैक कोर्ट में बॉल को थ्रो करते हैं या पास करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, बैक कोर्ट, जो कि एक वायलेशन है, जो हम नहीं कर सकते। ओके देन आउट ऑफ बाउंड मींस प्लेयर या बॉल कोई भी आउटसाइड लाइन को टच कर जाएगा तो वो भी वायलेशन है हमारा। देन ड्रिबलिंग क्या है, एक लीगल स्किल है जो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको भी पता होगा ये। देन चार्जिंग क्या है, जब ऑफेंसिव प्लेयर डिफेंडर पे रन करेगा। ओके तो ये भी क्या है, एक फाउल है जो कि वायलेशन है। ओके सो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगर आप इसमें नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं कि ड्रिबलिंग जो है कोई वायलेशन नहीं है बास्केटबॉल के अंदर। ओके आप अब देखो एक और गेम्स एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है जूडो से हमारा, तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। ओके इसको आप बिल्कुल भी स्किप कर ही नहीं सकते हो। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसका पार्ट होने वाला है एग्जाम का, ईएमआरएस की स्पेशली बात करें तो। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जूडो। सो जूडो जो है क्या है, एक जापानीज गेम है, तो इसमें जो टर्म्स हैं सारे जापानीज टर्म्स हैं, तो उन्हीं का जो मीनिंग पूछा हुआ है। देन आशीबाजा आर्म लॉक टेक्निक बोलते हैं उसे, सीमेबाजा चोकिंग टेक्निक, तेबाजा हैंड टेक्निक, एंड कोसीबाजा जो है हिप टेक्निक यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे जो है इसका पहला ऑप्शन जो है आशीबाजा वो गलत हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है आर्म लॉक टेक्निक। आशीबाजा क्या होता है, लेग टेक्निक्स होती है यहाँ पे। ओके सो देख लेते हैं एक बार, आशीबाजा लेग और फुट टेक्निक को आशीबाजा बोलते हैं, तेबाजा हैंड टेक्निक हमारा बिल्कुल सही था, कोसीबाजा हिप टेक्निक, एंड सीमेबाजा की बात करें तो चोकिंग टेक्निक्स। ओके अब जूडो के एक बार एरिना को देख लेते हैं, इसकी डायमेंशंस को समझ लेते हैं। सो जूडो का जो पूरा मैट होता है स्क्वायर में होता है एक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो ये वेरी करता है कि 14 का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, जो यहाँ पे देख रहे हो। तो बेसिकली जो यूज किया जाता है 14x14 का यूज किया जाता है मीटर्स का। ओके वहां पे अगर हम बात करें जो हमारा कॉन्टेस्ट एरिया है, येलो पार्ट आप देख रहे हो कितने का हो सकता है, 8 से लेके 10 मीटर तक। मींस अगर 8 है, 8 इसकी लेंथ है तो 8 ही ब्रेथ रहेगी। ओके अगर आप 10 लेके चल रहे हो 10 रहेगी, तो वो एक रेंज होती है इसकी, तो वो कितनी है 8 से 10 मीटर तक। देन अगर सेफ्टी एरिया की बात करें तो वो 3 मीटर का होता है चारों तरफ। ओके सो इसकी इसमें बहुत ज़्यादा डायमेंशंस नहीं है, तो आपको इतनी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आपके लिए अच्छी बात है, तो आप इजीली याद कर सकते हो। अब इसमें कुछ और भी टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ लेते हैं। तो जूडो का मतलब क्या है, जो वर्ड जूडो है उसका मतलब क्या है, जेंटल वे। ओके और ये कहाँ का गेम है आपको पता है, जापानीज गेम है, और ये किसने इन्वेंट किया था, डॉक्टर डॉक्टर कानोजिगारो। ओके कब किया था इसे, 1882 में। ओके जूडो जो है ओलंपिक्स में पहली बार कब आया, 1964 में। कहाँ पे होते हैं गेम्स, टोक्यो जापान में। ओके तो पहली बार जब जापान में ओलंपिक्स हुए तभी ये ओलंपिक में पहली बार कंपीट की, इसमें एथलीट ने जो है पार्टिसिपेट किया। देन वुमेन्स, ये मेंस के लिए आया था सिर्फ। वहीं अगर वुमेन्स की बात करें तो कब आया, 1992 में। 1992 में कहाँ हुए थे ओलंपिक्स, हमारे बार्सिलोना स्पेन में। अगर एशियन गेम्स की बात करें, एशियन गेम्स में कब आया, 1986 में। ओके कॉमनवेल्थ गेम्स में 1990, और ये कहाँ पे हुए थे, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। ओके सो ये मेन चीजें थी। अब फेडरेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आईजेएफ मतलब कि इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन कब कब इन्वेंट हुई, 1951, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बुदापेस्ट हंगरी। ओके बुदापेस्ट हंगरी। अगर हम बात करें इंडियन फेडरेशन की तो जेएफआई जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया कब आई है, 1965। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली। ओके कुछ टर्मिनोलॉजी भी है इसकी बहुत सारी, जैसे जूडो के प्लेयर को क्या बोलते हैं, जूडो का, जूडो प्लेयर को जूडो का बोलते हैं। मैट्स को क्या बोलते हैं, जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं तातामी। ओके देन जब स्टार्ट होता है तो उसको हजमे बोलते हैं। अगर जब प्लेयर एक दूसरे को, पहले आपने देखा होगा जूडो के गेम में या जापानीज जो है एक दूसरे को वो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रे। ओके सो ये बहुत सारी चीजें। अगर इसकी स्कोरिंग की बात कर लेते हैं एक बार, कई बार ये भी पूछ लेता है, तो सबसे बड़ा स्कोर जो होता है इसमें वो होता है इप्पोन। देन सेकंड जो होता है बाजारी, और दो बाजारी जो है अगर हो जाती है हमारी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इप्पोन में। ओके देन थर्ड स्कोर जो सबसे छोटा है इसमें यूको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जो होने वाला है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के बारे में।
सो देखते हैं प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग यूटिलाइजेज इनहेरेंट स्ट्रेच रिकॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। देन सेकंड है हमारा एग्जांपल्स बताए गए इसके, स्टैंडिंग जंप, मल्टीपल जंप या डेप्थ जंप जो है क्या प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों ही ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे सही होने वाले हैं। ओके, सो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में होता क्या है, तीन चीजें आती हैं, इसके तीन मेन कंपोनेंट है। सबसे पहले हमारा इसेंट्रिक फेज, देन एमोर्टाइजेशन फेज, देन लास्ट में कंसेंट्रिक फेज। इसेंट्रिक फेज का मतलब पहले जो हमारी मसल जो है लेंथन होती है, ओके मसल का जो है शेप में जो है बढ़ती है। देन एमोर्टाइजेशन फेज क्या है, ट्रांजिशन फेज होता है। इसमें क्या है, जो हमारी मसल लेंथन हुई है वो क्विक अपने आप को स्विच करेगी किसके लिए, कंसेंट्रिक फेज के लिए, मींस कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ओके, मसल जो है स्विच करेगी। देन थर्ड इसमें हमारे जो लास्ट होता है कंसेंट्रिक फेज, इसमें मसल जो हमारी शॉर्ट होती है और एक्सप्लोसिव जो है हमें फोर्स जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ओके, सो ये तीन इसके मेन कंपोनेंट होते हैं प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के, या प्लायोमेट्रिक जो एक्सरसाइज करते हैं उसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ये स्टैंडिंग जंप, मल्टीपल जंप या डेप्थ जंप। ओके, सो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।